नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। सत्ता के वास्ते जीत के रास्ते, जी हां, आपने ये बिल्कुल सही सुना है। यूपी में विधानसभा चुनाव 2022 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे तमाम जो राजनीतिक दल हैं, चुनावी जोश उनमें बढ़ रहा है। अब बीजेपी जहां आज से सामाजिक संवाद कार्यक्रम की शुरुआत कर रही है, वहीं यूपी कांग्रेस आज महिला घोषणा पत्र जारी करने की तैयारी कर रही है। बीजेपी सभी 6 क्षेत्रों में सामाजिक संवाद कार्यक्रम करेगी, हर वर्ग के नागरिकों से संवाद करेगी और आज से प्रदेश कार्यालय पर अवध क्षेत्र का कार्यक्रम से अपनी सामाजिक संवाद की शुरुआत करेगी। और वहीं प्रियंका गांधी आज लखनऊ कार्यालय में महिलाओं के लिए घोषणा पत्र जारी करेंगी। आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस ऑफिस में पिछले 2 दिन से मैराथन मंथन जारी है, तो आज इसी पर हम बातचीत करेंगे और इसी पर हम भी स्टूडियो में मंथन करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें कि अब कांग्रेस जो है पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरने को पूरी तरह से तैयार है और इसके लिए लगातार कई काम जो है वो हो रहे हैं। और प्रियंका गांधी इसी कड़ी में मैराथन लगातार कह लीजिए कोशिश कर रही हैं तमाम कार्यकर्ताओं को एक साथ साधने की, और इसके अलावा ये जो कार्यकर्ता हैं इन्हें अपने साथ साधने की और इनमें जोश जो है वो भरने की, क्योंकि आने वाले वक्त की अगर हम बात करें तो विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। तो बीजेपी जहां चुनावी बिगुल फूंक चुकी है, वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है। ऐसे तय कार्यक्रम रहने वाले हैं, चाहे हम बीजेपी के संदर्भ में बात करें या फिर हम कांग्रेस की ही बात करें। तमाम राजनीतिक दल अपने पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरने को पूरी तरह से तैयार है। आइए इसी पर चर्चा करते हैं। प्रशांत उमराव बीजेपी कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही सृष्टि कश्यप हैं कांग्रेस प्रवक्ता, कपीश श्रीवास्तव हैं सपा का प्रवक्ता हमारे साथ में, और जिनेंद्र अरवंशी हैं एसबी प्रवक्ता हमारे साथ में मौजूद हैं। इन सबसे जुड़ेंगे हम। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। प्रशांत उमराव जी, बीजेपी पूरा अपना दमखम जो है वो दिखा रही है, चुनावी बिल्कुल फूंक रही है, लेकिन कांग्रेस भी अब कहीं ना कहीं अपने जोश के साथ नजर आ रही है। आज जहां आप लगातार इस पर काम कर रहे हैं विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, वहीं कांग्रेस भी आज महिलाओं के लिए घोषणा पत्र अपना जारी करने वाली है। चलिए ये आपसे प्रश्न पूछूं पहले, जिसका घोषणा पत्र आज जारी होना है उन्हीं से सवाल कर लेते हैं। सृष्टि कश्यप हमारे साथ मौजूद हैं। सृष्टि, महिलाओं के लिए खास तौर पर मैनिफेस्टो, ये कुछ अलग तरह की तैयारी जो है वो कांग्रेस की हो रही है, और क्या इस तैयारी से लाभ जो है आने वाले विधानसभा चुनाव में मिल पाएगा? महिलाओं के लिए अलग से करने की जरूरत हमें क्यों पड़ी? क्योंकि उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जहां महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अत्याचार होता है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में छेड़खानी की बात हो, उनके ऊपर एसिड अटैक्स हो, उनके साथ हर 16 मिनट पे एक रेप की घटना हो, वो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर है एनसीआरबी के डेटा के अनुसार तो वो उत्तर प्रदेश में होता है। और सिर्फ आज से ही नहीं, ये हमेशा से चला आ रहा है। तो ये हमारा जो मैनिफेस्टो है, जो हमने प्रतिज्ञाएं इसके पहले भी उत्तर प्रदेश की बेटियों को 40% जो टिकट देने का वादा किया, तो ये इसलिए किया ताकि महिलाओं की भागीदारी बढ़ सके। और उत्तर प्रदेश की जब आप हिस्ट्री को देखेंगे तो हमेशा से महिलाओं की भागीदारी रही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की पहले महिला सीएम की बात क्यों ना हो, वो भी कांग्रेस पार्टी से थी। तो महिलाओं को आगे करना हमारा हमेशा से उद्देश्य है, क्योंकि जब तक हम आगे बढ़ के अपनी आवाज को बुलंद नहीं करेंगे, तब तक हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सत्ता में जो लोग बैठे हैं, जो अपने पावर का आज तक दुरुपयोग करते आए हैं, वो हमें इंसाफ दिला पाएंगे। हमारी आशा बहनों के साथ आप देख सकते हैं क्या होता है जब वो अपना न्याय मांगने जाती है। हमारी हाथरस की बेटी के साथ क्या होता है, हमारी लखीमपुर की बहन के साथ क्या होता है, उन्नाव की बहन के साथ क्या होता है, ये पूरे देश ने देखा है। तो उत्तर प्रदेश की बहन बेटियों को जरूरत है इस चीज की, इसलिए हम इस मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए, उत्तर प्रदेश की महिलाएं
कितना इस मैनिफेस्टो से आकर्षित होती हैं, कितना इस मैनिफेस्टो में अपना ध्यान दिखा पाती हैं और कितना इस मैनिफेस्टो को एक्सेप्ट कर पाती हैं, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। आप सृष्टि जी, लेकिन एक बेहतर पहल जरूर है, ये जरूर कहना चाहूंगी। प्रशांत उमराव जी, बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत जी, कैसे देख रहे हैं इस मैनिफेस्टो को और पूरी तैयारी जो है कांग्रेस की, और खासतौर पर महिलाओं के मुद्दे जिसमें कहीं ना कहीं आप कमजोर रहे, उसको मजबूत करने की कोशिश जो है वो कांग्रेस की होगी, बड़ी चुनौती। मैं भी कांग्रेस की प्रवक्ता को सुन रहा था और बता रहा था कितना वो महिलाओं के लिए संजीदा हैं, और उसका उदाहरण है अभी हमें राजस्थान में इनका मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, उसमें बताया कितनी महिलाओं को इन्होंने शामिल किया है। ये यहाँ पे 40% महिलाओं को आरक्षण देने की बात करती है, वहाँ 4 महिलाओं को भी इन्होंने शामिल नहीं किया है। कांग्रेस के स्टेज पर जो प्रियंका गांधी बैठती है, इनको 4 महिलाएं भी नहीं स्टेज पर मिलती हैं। तो जिन राज्यों में सत्ता में है वहां तो इनको महिलाएं मिलती नहीं है, जहां इनको पता है कि 4 सीटें भी नहीं मिलती, वहां पे इस तरीके के सीटों पे छोड़ती हैं। और मैं आज राजस्थान के सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, पहले आपकी बातों में जवाब दे रहा हूँ मैडम, सुन लीजिए पहले, मत बोलिए। अरे राहुल, सुन लीजिए मैडम, 1 मिनट मुझे सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। जी, और आज मैं राजस्थान के अखबारों की हेडलाइन बताता हूँ। अलवर की प्रिंसिपल 3 शिक्षक 1 साल से कर रहे थे 10वीं की छात्रा से गैंगरेप, 2 शिक्षिकाओं ने वीडियो बनाया। पीड़िता का दर्द उसी की जुबान, प्रिंसिपल ने धमकाया, मेरा भाई मंत्री है, किसी से शिकायत भी की तो तुम्हें पिता को मरवा दूंगा। दूसरी खबर, भीलवाड़ा में टीचर ने अश्लील हरकत की, वार्डन और प्रिंसिपल बच्ची से बोले चुप रहो। इस तरह की खबरें राजस्थान में प्रतिदिन आ रही हैं, प्रतिदिन आ रही हैं, खबरें आ रही हैं। और प्रियंका वाड्रा को राजस्थान नहीं दिखता है, प्रियंका वाड्रा को राजस्थान नहीं दिखता है। उनके अशोक गहलोत स्वयं कहते हैं कि यहाँ पे हमारी सत्ता है, इसलिए प्रियंका वाड्रा जी नहीं आती, उत्तर प्रदेश में राजनीति करने जाती है। आप उत्तर प्रदेश की एक घटना पे तौर मचाती है, 37 आरोपी जेल में, आपके अशोक गहलोत के साथ में रेप हो रहा है महिलाओं का, सबसे अधिक 2000 से अधिक घटनाएं राजस्थान में हुई है 2020 में, सबसे अधिक महिलाओं में राजस्थान में हो रहे हैं। हम उठा रहे हैं, लेकिन प्रियंका वाड्रा राष्ट्रीय महामंत्री है ना, राजस्थान में उनकी महिलाओं की घटनाएं नहीं दिखती उनको। बिल्कुल उठा रहे हैं, मैं डेली उठाता हूँ, मैं सिलेक्टिव नहीं हूँ, हम प्रियंका वाड्रा सिलेक्टिव नहीं है। आपके मुख्यमंत्री तो स्वयं कहते हैं कि प्रियंका वाड्रा जी राजनीति करने जाती है उत्तर प्रदेश में, आपके अशोक गहलोत कहते हैं प्रियंका वाड्रा जी राजनीति करने जाती है उत्तर प्रदेश में, हमारी वहाँ सत्ता नहीं है, हमारी यहाँ सत्ता इसलिए प्रियंका वाड्रा जी आती नहीं। चलिए कपिल श्रीवास्तव जी, आप दोनों को बहुत आराम से सुन रहे हैं, समाजवादी पार्टी भी पूरे दमखम के साथ उतरने की तैयारी में है। कपिल जी, कहना गलत नहीं होगा, दोनों आप बातें आपने सुनी है, कांग्रेस का पक्ष भी सुना है, बीजेपी का भी आप सुन रहे हैं। देखिए, हम लोग कथनी और करनी में ये चाहते हैं कि फर्क न रहे, और बहुत अच्छी बात होगी कि हमारी महिलाओं को सशक्तिकरण मिले, और ये सिर्फ कांग्रेस ही नहीं कर रही है, हम समझते हैं सभी राजनीतिक दल कर सकते हैं, वो जरूर कर रहे हैं। हाँ जी। और इस चुनाव में और जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके अंदर अभी और राजनीतिक भागीदारी देने की आवश्यकता है। कांग्रेस ने 40% की बात कही है, मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं, बहुत अच्छी बात है। पूरे देश के अंदर, केवल उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, कम से कम पूरे देश के अंदर कांग्रेस को ये बात लागू करनी चाहिए, और अगर अभी तक नहीं लागू किया तो अब से कम सुध लेकर के, और उत्तरांचल के अंदर, पंजाब के अंदर और गुजरात के अंदर इन्हें 40% महिलाओं की भागीदारी। कपिल जी, अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे, अब सृष्टि जी की बात से आप सहमति कहीं ना कहीं दिखा रहे थे। देखिए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है ना, तो राजनीतिक कई तरह के समीकरण बनने जो है शुरू हो जाते हैं, उसकी गुंजाइश जो है वो बन जाती है। क्या ये गुंजाइश समाजवादी पार्टी के साथ में है? क्योंकि कल हमने देखा है कि आरएलडी के साथ में भी आप लोग जो है मिल रहे हैं, गठबंधन की बात हो रही है, चुनाव साथ में, तो क्या कांग्रेस का साथ लेकर भी आप आगे बढ़ सकते हैं? क्या ये मजबूती हमें चुनाव में देखने को मिल सकती है? क्या ये महागठबंधन की तैयारी एक बार फिर से देखने को मिल सकती है? उत्तर प्रदेश में इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। देखिए, हमारे नेता ने बहुत स्पष्ट कहा है कि जिनसे हमारा तालमेल पहले हो चुका और अनुभव जो है वो जनता ने उचित नहीं समझा, तो उस पर दोनों दल के अगर मुखिया आपसी विचार विमर्श करें और विनाश लीला खेलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने के लिए एक हो जाए, तो कोई एतराज मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए किसी को। अच्छा। लेकिन ये चीजें तो कहीं ना कहीं जनता के रिफ्लेक्शन में चीजें आती हैं, और जनता क्या इस पर विचार करती है और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हमारे अपने लोग आपस में बैठ करके, कांग्रेस के लोग बैठ करके बात करें। जनता तो आपके महागठबंधन पर विश्वास करेगी ना कपिल जी, जनता आपके महागठबंधन पर अगर ये बनता है तो उस पर विश्वास करके चलेगी, लेकिन महागठबंधन बनाना है, गठबंधन में जाना है या नहीं जाना है, ये तो आप ही
जो राजनीतिक दल है मिलकर आगे जो बढ़ने वाले हैं वो तय करेंगे। कह रहे हैं कि हमारे जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत पहले ही साफ कह दिया था कि जो हमारे बड़े दल हैं उनके साथ हम गठबंधन में नहीं जा रहे। ठीक है। हम माइक्रो मैनेजमेंट करेंगे, क्षेत्रीय छत्रपों को अपने साथ लेंगे, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई सत्ता परिवर्तन के माध्यम से लड़ेंगे और उसके लिए क्रम में आपने देखा होगा कि कम से कम छोटे बड़े मिलाकर के हमारे पास इस समय 8 से 10 दल हैं जो हमारे साथ इनकी विनाश लीला को रोकने के लिए आ गए हैं, जो हमारे नीति में, हमारे विचारधारा में, हमारे नेता में, हमारे कार्यक्रम में आप विचार जिन रखते हैं। राजनीतिक दलों की बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं से जोड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं से तालमेल बैठा रहे हैं, इसकी कोशिश कर रहे हैं, तो इसकी जोड़ तोड़ करके ही बीजेपी का सामना कर पाएंगे आप। इसमें एक मजबूती जैसे समाजवादी पार्टी खुद में ही, क्योंकि आप पिछली बार सत्ता में भी थे, अगर देखा जाए बीजेपी से पहले आप सत्ता में थे, तो क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा जो है कमतर आप आंक रहे हैं बीजेपी को, जो गठबंधन की या महागठबंधन की जो जरूरत है वो आपको आन पड़ रही? हम किसी को भी कमतर नहीं है, क्योंकि हमारा अपना एक मानना है कि हमें अपने कामों में विश्वास करना है, किसी को छोटा कम और अधिक करके नहीं देखना। ठीक है। लेकिन हाँ, इतना निश्चित जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सबसे ज्यादा गठबंधन करती थी। 38 गठबंधन उनके पहले थे, फिर 16 हुए, फिर 8 हुए और अब उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 रह गए। अच्छा। और वो भी एक ऐसे दल से रह गया है जिनसे इनका कोई वैचारिक तालमेल नहीं है। प्रभु श्री राम के ये भक्त कहलाते हैं अपने आप को, और प्रभु श्री राम के प्रतित्व को गाली देने वालों के साथ ये मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप तो चलेंगे। जिनेंद्र जी, आपका बसपा से वैचारिक तालमेल था, हम हाँ, किससे गठबंधन कपिल जी, में तो आपको स्पष्ट कह रहे हैं कि कम से कम यही बता देते हैं। आप थोड़ा प्रकाश भाई बताइए, बहुत ही किससे समझदार गठबंधन व्यक्ति है और बड़े आस्थावान व्यक्ति है। मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि संजय निषाद जी ने जो दशरथ जी के प्रतित्व पर सवाल उठा करके नियोग पुत्र बता करके शिंदे ऋषि का उनको मां की गाली दी है, क्या आप इस मां की गाली के साथ हैं कि मां की गाली के विरुद्ध हैं? आपने आप बता दें, आप मां की गाली के साथ हैं जिस मां की गाली के विरुद्ध है? भगवान चलिए, जिनेंद्र जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। आप गठबंधन करते हो, करते वैचारिक तालमेल है। प्रशांत जी थोड़ा सा रुकें सर, कपीश जी आप भी थोड़ा सा रुकें सर, सकते हैं। थोड़ा सा रुकें। जिनेंद्र जी भी हमारे साथ में पैनल पे मौजूद है, नाराज हो जाएंगे अगर उनसे भी हमने कोई प्रतिक्रिया नहीं ली है। जिनेंद्र जी काफी वक्त से खामोश बैठे हैं आप, और ये बातें जो हैं वो सुन रहे हैं। क्या आप आने वाले इलेक्शन को, सीधा सीधा प्रश्न, आने वाले चुनाव को लेकर क्या आप देख रहे हैं, क्या आपका दृष्टिकोण है, कैसे आने वाले चुनाव को देख रहे हैं, और इन योजनाओं को जिनकी घोषणा हो रही है, इन मैनिफेस्टो को जिनकी आज हम बात कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप? जितेंद्र जी, मैं 2 चीजें पहले साफ कर दूं। जैसे महिलाओं के लिए आज घोषणा पत्र कांग्रेस जारी करने वाली है, और मैं कल ही रात को मेरी बात हुई है शबाना खंडेलवाल जी, इन्हीं की कांग्रेस की प्रदेश महासचिव थी महिला मंच की। उन्होंने ये आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ी है कि अजय कुमार लल्लू जी महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, उनकी सोच महिला विरोधी है, और इसकी शिकायत उन्होंने प्रियंका जी से भी की थी। और आपने जब लखीमपुर खीरी में प्रियंका जी गई थी, उन्हीं के बगल में बैठी हुई थी उस समय शबाना खंडेलवाल जी, और पीछे लल्लू जी थे। तो ये तो इनकी महिलाओं के प्रति सोच है, मैंने बता दिया। भाजपा की क्या सोच है? आरएसएस प्रमुख का बयान है कि ज्यादा पढ़ने लिखने से महिलाओं के तलाक के मामले बढ़ते हैं। उनका एक और बयान है कि महिलाओं को घर में रहना चाहिए। अरे भैया, आप अपनी सोच बताइए, आप क्या बाहर रहना चाहिए, मत बताइए। आप अपना बताइए। देखिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था प्रशांत जी, थोड़ा सा रुकिए सर, तो बोलूंगा। जिनेंद्र जी को अपनी बात तो पूरी कर लेनी थी। नहीं, हाँ जिनेंद्र जी पूरी करें आप। आप गलत बात बोलेंगे तो बोलूंगा। हाँ जिनेंद्र जी, प्रशांत जी थोड़ा आप झूठे आरोप लगाएंगे, मैं तारीख के साथ बताता हूँ आपको। चलिए आप ऐसे गलत बात मत बोलिए। प्रशांत जी, आरोप प्रत्यारोप तो और बहुत सारे हैं सर, बातचीत तो और बहुत सारी है, अभी और आरोप झेलने हैं। सत्ता में बैठे हैं आप सर, प्रश्न पूछे जाएंगे, थोड़ा संयम रखिए, संयम से जवाब देंगे तो सब समझ आएगा। जिनेंद्र जी, थोड़ा प्रशांत जी, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज सर। जी जिनेंद्र जी, आप अपनी बात पूरी करिए। प्रशांत जी, उसके बाद मैं आप ही के पास आऊंगी सर, आप अपनी बात बिल्कुल रखिएगा, अपना पक्ष बिल्कुल रखिएगा। पूछ के बोलूंगा, मत करिए, संघ की सरकार के बात करिए। चलिए प्रशांत जी, क्या बोलना है मुझे? प्रशांत जी थोड़ा रुकें आप सर, थोड़ा सा रुकें आप, बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए सर, मैं बिल्कुल मौका दूंगी आपको। जिनेंद्र जी, समय आएगा क्योंकि भाजपा के पास आज बताने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा है। महिलाओं के साथ चाहे अपराध हो, बच्चों के साथ अपराध हो, आप एनसीआरबी की रिपोर्ट उठा के देखिए। 2016 में
3,10,000 FIR हुई थी और 2019 में 3,43,000 हुई, लगभग 35,000 FIR बढ़ी। 2020 का मैं इस वजह से नहीं बता रहा हूं कि एनसीआरबी की रिपोर्ट जिस दिन पुलिस महानिदेशक ने जारी की थी, उन्होंने कहा था कि हाँ, इस पर कोरोना की वजह से अपराधों की संख्या कम है, इस वजह से नहीं बता रहा हूं। इनके शासनकाल में सभी के प्रति, महिलाओं के, बच्चों के, दलितों के प्रति अपराध बढ़े हैं। और दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि इन्होंने महिलाओं को कितना आरक्षण, जो लोकसभा में पड़ा हुआ है महिला आरक्षण विधेयक बिल, वो अभी तक क्यों नहीं पास करवाया? अब क्यों ये महिलाओं के बीच में जाना चाहती है? चलिए अब रुकिएगा जिनेंद्र जी, आप सवाल पूछिए, आपने प्रशांत जी से जवाब ले लीजिए। और मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज डिबेट तरीके से होने दें। बीच बीच में अगर आप बोलेंगे तो लोग जो सुन रहे हैं, जो हमें देख रहे हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। आपने प्रश्न पूछा है, प्रशांत जी जवाब दीजिए। आप प्रशांत जी को समझाइए, सबके बीच में ये बोल कोई चुके हैं। कोई बात नहीं, मैंने उन्हें बोला है जिनेंद्र जी, अब थोड़ा रुके। प्रशांत जी, अनर्गल बातें लेकर के आएगा तो मैं बोलूंगा, जिस चीज पर डिबेट है उस पर बोलेंगे। प्रशांत जी बिल्कुल लेके जाएंगे तो उसमें बोलूंगा। हाँ प्रशांत जी बिल्कुल बोलिए, आप मौका है आपके पास। मैंने महिलाओं के ऊपर टिप्पणी जो की गई है, भाजपा पार्टी की बात हो रही, बाकी चीजों पे आप बोलेंगे तो मैं बोलूंगा। जिनेंद्र जी रुकिए, बिना वजह हर जगह कूद रहे हैं। प्रशांत जी जो प्रश्न पूछे गए प्लीज उनका जवाब दें सर जी। आज देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सुरक्षित महिलाएं, चाहे किसी भी आंकड़े में आप देख लीजिए। आज पूरी मीडिया रिपोर्ट की ग्राउंड रिपोर्ट में देखते हैं, मुझे वो नाम बता दीजिए। जैसे आपने बोला ना, गलत बात बोलने पे आप टोकेंगे, वैसे ही अगर आप इस तरीके का बयान देंगे तो आप कहां पर देख रहे हैं हम, आप बताइए। उत्तर प्रदेश में महिलाएं बहुत सुरक्षित है, 12 बजे चली जाएंगी सोने से लग के स्कूटी पे। आप भूल जाते हैं। बनारस में आपको पता है 8 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है, 48 घंटे। अरे भैया सब जेल में है, किसी भाजपा से बचाने का काम नहीं कर रही है, सबके पर बात कर रहे हैं। परिवार की जैनेन्द्र कुछ नया लाइए, जान चली गई और जैनेन्द्र में जान लाई, पुराना हो गया, उनसे मिलने गए थे, ये सारे पुराने हो गए, कुछ नया चीज लेकर की बात करिए। अरे पुराना हो गया मैडम, नया लाइए। नहीं प्रशांत जी, ये उत्तर नहीं है सर। सत्ता में बैठे हैं आप सर, पुराना लाइए, पुराना छोड़िए, नया लेकर आइए, इसका क्या मतलब है? अपराध फिर से होगा तब आप उस बात को देखेंगे सर। जो पुराना हुआ इसको जवाब तो आपको देना पड़ेगा। ये तो कोई जवाब नहीं हुआ कि पुराना छोड़िए आगे की बात करिए। अरे मुझे बुलाती है, सुनिए ना, सुनिए ना। हाँ बताइए ना। हाँ प्रशांत जी बताइए। हाँ देखिए, जिनका नाम ले रहे हैं वो हमारी पार्टी में नहीं है, वो पार्टी से उनको निकाल दिया गया, वो जेल में है। भारतीय जनता पार्टी किसी को बचाने का काम नहीं करे। सर क्राइम पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं होता, प्लीज पार्टी से अलग रखिए क्राइम को। यहाँ क्राइम की बात हो रही है, महिलाओं की बात हो रही है, उनकी सुरक्षा की बात हो रही है, हम उसी पर बात करते हैं सर। पार्टी हटाइए। पार्टी के तो ये पार्टी पे तो बात कर, हमने कहा हमारा उससे संबंध नहीं, जो आरोपी है जेल में है, आप किसी को बचाने का काम नहीं कर। जिससे संबंध नहीं है वो प्रदेश में आतंक फैलाएगा, जिससे संबंध नहीं है महिलाओं के प्रति महिलाओं का शोषण करेगा, यानी कि ये छूट है। मतलब पार्टी से संबंध नहीं है तो हमारा कोई मतलब नहीं शोषण कर रहा है। सर कैसी बातें कर रही है? कुलदीप सेंगर की बात, कुलदीप सेंगर को सजा जेल में है, कुलदीप सेंगर जेल में कि नहीं है? कुलदीप सेंगर जेल में है कि नहीं है? कोर्ट ने सजा दी है, हमने भाजपा को बचाने का उसका प्रयास नहीं कर रही है। आप अनर्गल आरोप लगाएंगे इस तरह की, एक घटना को लेकर के साल भर चिल्लाते रहेंगे। अरे कहीं कोई घटना, अरे आप राजस्थान देखिए मैडम, बहुत शौक है तो वही चीज मैं आपके साथ करूंगी। आपकी पार्टी में उनकी माता को ये चलिए सृष्टि जी आपने सवाल पूछा, जिनेंद्र जी आप थोड़ा शांत रहिए सर प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज। सृष्टि जी आपने सवाल पूछा, जिनेंद्र जी ने भी सवाल पूछा, अब मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट है। हाँ जी मेरी अब रिक्वेस्ट है, प्लीज थोड़ा सा संयम रखें। अब हम जवाब ले लेते हैं। बस एक मिनट है, मेरा सवाल हो जाने दीजिए, जवाब ले लीजिए। बनारस में सनबीम स्कूल है, सनबीम लहरतारा, उसके जो ओनर है, जो फाउंडर है दीपक मधोक, वो आपके नवरत्नों में से एक आते हैं। वो वहां के भू माफिया है जिनके नाम है पर्चे में कटे हुए कि भू माफियाओं के तौर पे जो भाजपा को 20-20 करोड़ का चंदा देते हैं। उनके स्कूल में 8 साल की बच्ची के साथ रेप होता है जिस दिन केशव प्रसाद मौर्य बनारस में होते हैं। सनबीम स्कूल की गोल्डन जुबली पे वहां जाने के लिए, उसपे समारोह में शामिल होने के लिए जब ये न्यूज बाहर निकलती है, केशव प्रसाद मौर्य ने उस प्रोग्राम को छोड़ के वो अपना चेहरा बचाने के लिए बीएचयू में एक प्रोग्राम कराने चले गए। उस बात पे वो उस परिवार को आज तक नजर बंद करके रखा गया है। घर के अंदर बच्ची का मेडिकल नहीं होने दिया जा रहा, एफआईआर नहीं दर्ज हो रही परिवार की। ये पुलिस और ये शासन है इनका। चलिए प्रशांत जी बहुत गंभीर आरोप है। 48 घंटे में बनारस में 2 बच्चियों के साथ रेप हुआ था, एक 8 साल की और एक 9 साल की बच्ची। क्या कहेंगे प्रशांत जी? नाम उनका स्टाफ सब आपको व्हाट्सएप कर दूंगी, बिकॉज़ मैं पब्लिकली नहीं बोल सकती उनके बारे में। ठीक है सृष्टि जी। प्रशांत जी
देखिए, ये जो मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं, जो भी इस तरह की घटनाएं हुई, इसमें भाई आरोपी को साहब गिरफ्तार किया कोई गया है। मनगढ़ंत आरोप नहीं है। अरे मैं आपका भाई नहीं एक तो इनको कोई भी जानकारी नहीं है, आप क्यों बिठा लेते हैं इस पर? आप सारी जानकारी आपको है। आप कह रहे हैं 13 में हर जगह खाली बस मनगढ़ंत आरोप है, कूदना है, हर जगह कूदना है खाली आपको। इनको क्यों बिठा लेते हैं? प्रशांत जी, पहले तो अपनी भाषा पर कंट्रोल रखें आप सर, मेरा रिक्वेस्ट है। आप महिला पैनल पे बैठी है सर, थोड़ा कंट्रोल रखें सर। इस तरह के शब्दों का, ये कूदना, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें। आपसे सीधा सीधा सवाल किया गया, आप उत्तर करें सर, बात खत्म हो जाती है। सृष्टि जी, अब आप बीच में नहीं बोलिएगा प्लीज। फिर आप सवाल पूछ रही हैं, आप जवाब ही नहीं लेंगी तो फिर सवाल का मतलब नहीं रह जाएगा। सृष्टि जी, लोग देख रहे हैं प्रोग्राम को, आपने सवाल पूछा है, जिम्मेदारी बनी है आपकी, उत्तर देने की जिम्मेदारी जिनकी उन्हें देने दीजिए। प्रशांत जी पूरी करें बात। प्रशांत जी, आप अपनी बात पूरी करें जी। आप पूछिए क्या पूछना है, आप पूछिए क्या पूछना है। अभी पूछा उन्होंने, महिलाओं पे लिया, बनारस को उन्होंने एग्जाम्पल दिया, 8 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है, नजरबंद किया गया है घर में, इस तरह के तमाम सवाल पूछ रही हैं, जवाब दें आप सर। जो भी आरोपी है उसको गिरफ्तार किया गया, कार्रवाई हो रही है और किसी के खिलाफ कोई अन्याय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होता। जो भी आरोपी हैं उनको सजा मिलेगी और हम सरकार की तरफ से किसी को संरक्षण प्रदान करने का काम नहीं किया वैसे प्रशांत जी, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं आप, और ये कहा जाता है कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो काफी बेहतर हुई है। चलिए हम मान भी लेते हैं कि बेहतर हुई है, लेकिन वो बेहतर हुई है, उसे और अभी इंप्रूव होने की जरूरत है। और खासतौर पे महिलाओं के संदर्भ में बात करें, उत्तर प्रदेश में मामले अभी कम नहीं हुए हैं सर। महिलाओं के कई इस तरह के मामले हैं, बलात्कार के मामले ले लीजिए, महिलाओं कई तरह के मामले जो हैं वो महिलाओं के हैं, लेकिन उसके बावजूद कंट्रोल नहीं हो रहा है इस तरह के मामलों पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं आप इस बात को कहकर भी पल्ला झाड़ लेते हैं कि भी अभी तो चल रहा है, प्रोसेस में है, केस चल रहा है, होगा, देखते हैं, उस पर काम हो रहा है, इस तरह की बातें करते हैं। तो आपको लगता है कि सिर्फ इस जवाब को सुनकर जनता जो है वो कहेगी कि हाँ भाई काम हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है? लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में ठीक है। जो समाजवादी पार्टी के तो आप कह रहे हैं ना सर, लगातार वीडियो आ रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, मीडिया भी वीडियो दिखा रहे हैं। चंदौली में किस तरीके से इन्होंने पुलिसकर्मी के साथ हमला किया, लिंचिंग करने का प्रयास किया। बागपत में इन्होंने अपनी पार्टी के एक बुजुर्ग कार्यकर्ता को पीट करके घायल कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस तरह कृत्य नहीं कर रहे हैं। जो भी ऐसे आरोपी हत्या करते हैं, वो हत्या करते हैं, है ना। गृह राज्य मंत्री का लड़का दाढ़ी चढ़ा करके 5 लोगों की हत्या करता है, वो जेल में आपको नहीं लगता? वो तो आपका कार्यकर्ता नहीं है, वो गृह राज्य मंत्री अपराधी जो है आपका पार्टी, वो तो 302 307 का मुजरिम है जिसको गृह राज्य मंत्री बनाया है। आखिर क्या ऐसी आपकी मजबूरी थी कि उनको गृह राज्य मंत्री बनाना पड़ा? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे आखिर क्या बताओ ना हमें। एफआईआर भी नहीं कर रहे थे जगती और सबसे पहली चीज तो हम ये कहते हैं प्रशांत भाई, आपको लगातार प्रशांत भाई, सबसे पहली चीज तो ये कहते हैं कि आज आप भांग खा करके बैठे हो क्या? आज आप भांग खा लिए हो क्या? अरे भांग भी आप खा के बैठे, शराब पी के बैठे, भांग खा के तुम बैठे हो, आज मैं बता रहा हूँ तुम्हें। इसलिए कि एक बहन अगर तुमको भाई कह रही है तो तुम कह रहे हो कि हम भाई नहीं है। अरे एक बहन अगर आपको भाई कह रही है तो आप यही महिलाओं की इज्जत कर रहे हैं। आप कह रहे हैं हम तुम्हारे भाई नहीं है। आपको शर्म नहीं आती है अपने कृत्यों पे? शर्म आपको आनी चाहिए। आप भांग खा करके बैठे हो, गिरफ्तार हो रहा, शर्म आनी चाहिए। इसीलिए तुम्हारे जैसे नेता भारतीय जनता पार्टी का आनी चाहिए। जो 25 महिला पत्रकारों के साथ बलात्कार किया और उसको तुमने एक भी एफआईआर कायम नहीं की है। मुख्यमंत्री अपराधी के धारा में 302 307 के मूल्य है, केशव प्रसाद मौर्य से गंभीर धारा है, 302 307 के मूल्य है, अपराध से लेकर के कब्जा तक का मामला रहा है। एडीआर की रिपोर्ट है तुम्हारे 117 विधायक जो लाल कपीश जी, कोई बात नहीं सर, थोड़ा सा एक महिला को भी सम्मान नहीं दे पा रहे, भाई कहने पे उनको आपत्ति है, शर्म आनी चाहिए आपको। चलिए कपीश जी, थोड़ा सा संयम रखिए। आप माफी मांगिए। प्रशांत जी, मानसिकता में कोई अंतर नहीं है, ये यहाँ मानसिकता आपकी दिख रही है। चौपट लोगों को प्रवक्ता बना रखा है। चलिए प्रशांत जी सीधा सीधा उत्तर ये दीजिए सर, कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा है? जो एक्सपेक्टेशन थी जनता की, उत्तर प्रदेश की जनता की, क्या वो फुलफिल कर पाए हैं आप अपने आप से थोड़ा बता दें। कर पाए, जो भी चीजें हमने वादे किए थे हम उसको कंप्लीट किए हैं। और इस तरीके से देखिए उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी कौन कर रहा है? लाल टोपी वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं, बागपत से ले लीजिए, चाहे मुरादाबाद में ले लीजिए। अरे गाड़ी कौन चला रहा है जी? गाड़ी कौन चला रहा है? किसानों को जेल में क्या कर रहा है? किसानों मतलब किसी ने 10% किया है, किसी ने 20% किया है, किसी ने 40% किया है, लेकिन सबने किया है।
और सब कह रहे हैं कि तुमने क्यों किया और तुमने क्यों किया। ये कोई आंसर नहीं होता है सर, मैं आप सभी के लिए कहना चाहूंगी। ये किसी भी जिम्मेदार राजनीतिक दल का उत्तर हो ही नहीं सकता, इस तरह का आंसर हो ही नहीं सकता कि भाई तुमने किया और तुमने किया। क्यों किया? उत्तर प्रदेश की जनता क्यों झेलेगी? आप है सत्ता में, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे समाजवादी हो, जो पार्टी सत्ता में होती है उसकी नैतिक जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल नैतिक जिम्मेदारी है, और वही मैं पूछ रही हूँ प्रशांत जी, क्या ये नैतिक जिम्मेदारी पूरी हो पा रही है? क्या इस नैतिक जिम्मेदारी के साथ एक बार फिर से आप चुनावी मैदान में उतरेंगे? क्या इस नैतिक जिम्मेदारी को एक्सेप्ट कर जनता आपकी ओर आएगी? ये मैं पूछना चाहती हूँ आपसे। प्रशांत जी, इस सवाल के जवाब से पहले याद जरूर रखिएगा लखीमपुर के किसानों की बात को, उन्नाव की बेटी को, हाथरस की बेटी को, उनको ध्यान में रखते हुए जवाब दीजिएगा। जी देखिए, जो भी आरोपी हैं सभी आरोपी जेल में हैं। सरकार या पार्टी किसी को बचाने का प्रयास नहीं कर रही है। अब जब आप देखिए राजस्थान की महिलाएं भी भाजपा कर मणिलाल पाटीदार जेल के अंदर है, मणिलाल पाटीदार जेल के अंदर है। अरे भैया क्यों उछलने लगे? प्रशांत जी, सुन लिया करो। एक तो आप उत्तर नहीं दे रहे हैं सर, ऊपर से शब्द भी अच्छे नहीं है आपके, कैसे दोबारा पैनल में बुलाएंगे आप? सरकार चल रही है। अरे एंकर महोदय सवाल पूछती है, सुनने का फिर धैर्य रखिए ना। तो देवमणि बता दीजिए, चलिए कपिल जी, पाटीदार को पकड़ लिया है। कपिल जी थोड़ा आंसर दे लें सर। जी प्रशांत जी प्लीज, मैं आपसे दोबारा ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, भाषा का ध्यान रखें आप। प्रशांत जी बात पूरी करें आप। जी इनको बोल लेने दीजिए, उसके बाद मैं फिर जवाब लीजिए। नहीं, उत्तर देना है आपको, वो आपके ऊपर हावी है। आप तो सर कह रहे हैं आपने काम किया है ना, तो जिस व्यक्ति ने काम किया है वो क्यों सुन रहा है? आप बताएं कि हाँ हमने यहाँ काम किया है। आप उन आरोपों का जवाब दीजिए जो आप पर लग रहे हैं। सर ये जिम्मेदारी बनती है आपकी, आपको देना होगा, इसीलिए पैनल में हैं आप। जी रीट घोटाले में जो अभ्यर्थी थी अभी भी लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय पर बैठे हुए हैं। उसमें भी बहुत सारी महिलाएं हैं, विवाहित महिलाएं हैं, बच्चों के साथ बैठी हैं। वहां पे प्रियंका वाड्रा सृष्टि जी, आप समझदार बनिए मैम प्लीज। सृष्टि जी अब जवाब आप ऐसे कैसे चलेगा? सृष्टि जी रुकिए, उनका अधिकार है। हम नहीं कहते वो खालिस्तानी है, हम नहीं कहते वो टेररिस्ट है। सृष्टि जी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे प्लीज, इस तरह से कैसे डिबेट चलेगी? मैम आप सभी लोग बहुत अच्छे जिम्मेदार व्यक्ति हैं और इतने बड़े बड़े राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी का चेहरा है आप एक तरह से इस वक्त इस पैनल में। प्लीज संयम रखिए सृष्टि जी, फिर आप वही सवाल करेंगे, जवाब देने लगते हैं तो आप अपना सवाल फिर जवाब तो देने दीजिए मैम। जी प्रशांत जी। देखिए उत्तर प्रदेश में कानून का शासन है और कहीं पर भी हमारी पार्टी के लोग इस तरह के कृत्यों में नहीं लिप्त। अगर कोई इस तरह का आता भी है गलती से तो उनकी सजा जेल में है। हम किसी को संरक्षण प्रदान करने का काम नहीं कर रहे हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में ले लिए। और ये लोग खाली अनर्गल आरोप लगाने का काम करते हैं। हम जो हमारी विकास की राजनीति उसके हम लेकर के चल रहे हैं, जो हमने काम किया उसको लेकर के चल रहे हैं। लेकिन कोई चूंकि इनकी जमीनें खिसक चुकी है, इस तरीके से उलझुल बयान करेंगे। पहले तो जनता पे आरोप मारपीट करते हैं, जब जनता नहीं मिलेगी तो आपस में ही जूतम पैर करने लगते हैं। जैसे प्रतापगढ़ में उन्होंने आपस में जोही सिंह जी के सम्मुख ये लोग पिस्टल लहराने लगे, चाहे बागपत में अखिलेश जी के सामने मारपीट करने लगे। तो इस तरह के काम ये लोग करते हैं। और आज लाल टोपी जो है गुंडागर्दी का पर्याय बन चुकी है, हर जगह हमने देखा। मुझे लग रहा है 4 लाइनें आप रटकर आए हैं प्रशांत जी और उन्हीं पे आप बात कर रहे हैं। बहरहाल जिनेंद्र जी कुछ बोलना चाहते हैं। जिनेंद्र जी जिनेंद्र जी पूछिए। बात बताना चाहता हूँ, मैं कल पूरे दिन बागपत में ही था, रैली के दौरान था। ये कोई ऐसी भी वहाँ घटना नहीं हुई, एक घटना। अरे मैं वीडियो आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, कल की बात नहीं है। अरे वो तो आपके आईटी सेल बना हुआ है, जो कलकत्ता का फ्लाईओवर भी बन देना है और लंदन का उद्योग भी लगा देना। लंदन का उद्योग, अमेरिका की सड़कें लगा देना अपने आईटी सेल पे। अनिरुद्ध सिंह को आप लोगों ने पिटाई, उधर से आलू डालो, उधर से गोला निकालो, ये वाला भी लगा देना। देश में और प्रदेश में सबसे ज्यादा अनिरुद्ध सिंह को आपने पिटाई नहीं पिटाई बताइए? मीडिया ने चलाया, पूरा मीडिया ने चलाया, हमने लिंचिंग करने का प्रयास किया। फेक न्यूज की जननी है भारतीय जनता पार्टी। भैया ये सब फेक न्यूज की जननी है। उधर से आलू डालो, उधर में सोना निकालो। ज्यादा कांग्रेस राहुल गांधी निकालते हैं आलू से। राजा भैया के लिए वही मोदी बोल रहे थे, मोदी राहुल गांधी को लगाते हो, मोदी बोले थे, मोदी। जो अनिरुद्ध सिंह पे हमला ये मीडिया चैनल दिखा रहे थे, ये भी फेक न्यूज है क्या? मैं नहीं कह रहा हूँ, मीडिया में। अरे फेक न्यूज तो बनाने वालों में से आप हमने नहीं किसी का हाथ लगा देते हो, किसी का सर लगा देते हो, किसी का वीडियो बना लेते हो। हमला आप लेने क्या करते हो यही बताओ।
आप तो यही काम करते हो। देखिए पिछले काफी सेकंड से जो मैं चुप्पी लिए बैठी हूँ उसकी वजह यही है कि मैं भी यही देख रही हूँ कि आप लोग एक दूसरे पर इस तरह से आरोप ही लगाए जा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब नहीं लेते हैं और जवाब दे रहे हैं तो आप सुनते नहीं हैं। गीतांजलि जी ये कहते थोड़ा हैं सा सब चीजें पूरी कर दी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जिनेंद्र जी, ये कहाँ देखिए सवाल पूछने का अधिकार आपको है, जवाब देने का कर्तव्य है बीजेपी का। प्रशांत जी जुड़े हैं, जवाब दे रहे हैं, लेकिन प्रशांत जी 4 लाइनों का जवाब आप दे रहे हैं कि जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उनके खिलाफ मतलब जो है कार्रवाई की जा रही है, हम विकास की राह पे काम कर रहे हैं। थोड़ा सा चलिए मुझे ये बताएं प्रशांत जी, प्रशांत जी, जिनेंद्र जी थोड़ा रुकिए, आप सर गोरखपुर में मारा गया उस पर कौन सी कार्रवाई हुई? जिनेंद्र जी थोड़ा रुके। प्रशांत जी मैं बेसिक्स की बात करती हूँ, चलिए लॉ एंड ऑर्डर। प्रशांत जी आरोपी है जिसमें से 2 गिरफ्तार नहीं है, सभी जानकारी ना हो तो दुरुस्त कर लीजिए। 8 लोग गिरफ्तार, 6 में से 2 गिरफ्तार नहीं है, 8 लोग गिरफ्तार हुए। अब से गिरफ्तारी सही कर लो। 8 लोग गिरफ्तार हुए। और दूसरी बड़ी आरोपी का पूछ रहा हूं आपको, मुझे आप बताओ मणिलाल पाटीदार को कब गिरफ्तार किया? मणिलाल की भी संपत्ति कुर्क की जा रही है। मणिलाल जी को कब आप गिरफ्तार करोगे ये तो बता दो भैया। मेरे कोर्ट में मामला चल रहा है, उसकी संपत्ति कुर्क की गई है, सभी आरोपी गिरफ्तार। अच्छा वो कोर्ट का मामला चल रहा है और बाकी कोर्ट में नहीं चल रहा। कपीश जी थोड़ा रुकेंगे आप, कपीश जी का ऑडियो थोड़ा सा कम कर दीजिए। कपीश जी थोड़ा रुकिए आप जरा सर। बचाने का प्रयास नहीं प्रशांत जी, प्रशांत जी आप मुझे ये जवाब दीजिए सर, कौन कौन से मुद्दों को लेकर उतर रहे हैं चुनावी मैदान में, चलिए ये बता दीजिए। लॉ एंड ऑर्डर बेहतर करने की जरूरत है, आप कहते हैं हो गया है, लेकिन अभी अब ये जो सवाल आपके सामने है ये बता रहे हैं और इसके अलावा कई और बातें भी हैं जो ये साफ कह रही हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को अभी और बेहतर करने की जरूरत है। शिक्षा की हम बात करें, हम चिकित्सा व्यवस्था की बात करें, बिजली पानी की बात करें, आम आदमी क्या चाहता है सर? उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है? बेसिक्स पर काम हो, क्या बीजेपी उस बेसिक्स पर काम ही कर पाई है? चलिए यही आप बता दें सर। मुझे 1 मिनट बस सुनिएगा। बिल्कुल, मैं बिल्कुल सुनूंगी आपको, और मेरी रिक्वेस्ट है बाकी जो लोग पैनल पे हैं प्लीज थोड़ा चुप रहिए। जी प्रशांत जी, सुनना चाहती हूँ मैं प्रशांत जी को, क्योंकि अभी तक सिर्फ 4 ही लाइनें सुनी है मैंने प्रशांत जी की। जी प्रशांत जी, तो आप बोलने देंगी मैडम, तब सुनेंगी ना? बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए 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 बोलिए। देखिए आज उत्तर प्रदेश में 18 से 24 घंटे बिजली रह रही है, सारे गांव में 18 घंटे बिजली है और शहरों में और छोटे शहरों में 22 से 24 घंटे बिजली रह रही है। अच्छा। पिछला कार्यकाल भी हमने देखा है, भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम से लेकर पूर्व तक समान रूप से एक यूनिट का कारखाना केवल बता दीजिए कि इस 4.5 साल में आपने कहां लगाया? अरे भैया 28,000 मेगावाट बिजली उत्तर प्रदेश से पैदा हो रही सारी। अरे भैया मेरे सुन लीजिए पहले, ये बात ऐसा लग रहा है एक यूनिट का कारखाना आपने बता दीजिए, तापी बिजली पैदा हुई या सौर बिजली पैदा हुई या आपने कोई नया प्लांट लगाया? मुझे बस इतना बता दीजिए कैसे पैदा हो गई। अरे मोदी जी के मार्च 2017 से पहले 660 मेगावाट प्लांटेशन बढ़ी थी। झूठ बोलने की एक पराकाष्ठा होती है, मतलब क्या चीज से आपकी 28,000 मेगावाट? पता है आपको 22,000 मेगावाट तो उत्तर प्रदेश की रिक्वायरमेंट है, 28,000 आपने कैसे पैदा कर दी? उत्तर प्रदेश सरकार के मेगावाट पैदा। अरे भैया तो प्लांट कहां लगाए यार, बता दीजिए। आपसे विकास कराए चाहे मेरठ प्रशांत भाई आप सरकार के प्रवक्ता हैं, कम से कम आपको जानकारी रखनी चाहिए कि आपने कहां पावर प्लांट लगाए हैं। और प्रशांत जी आपको ये भी पता होना चाहिए, सिंह साहब भाजपा के प्रवक्ता। अरे मुझे जो पता है, पता आप सुन लीजिए पहले। अस्थायी घोटाला नहीं पा रहे, एक यूनिट का बताइए कारखाना कहां लगाए? जब जिनेंद्र जी आप जानते हैं वो बता नहीं पा रहे हैं तो सुन तो लीजिए सर जो वो बता रहे हैं। मैं इतनी देर से यही देख रही हूँ और मैं बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे छोटे बच्चों को मैनेज किया जाता है ना, भाई रुको सुनो सुनो रुको, ऐसे हो रहा है। सर प्लीज अब जवाब ले लें आप, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है। वो भी जेपी प्लांट था। जिनेंद्र जी रुकिए जरा प्लीज सर, आपको धैर्य नहीं है। बी मैच्योर सर, प्लीज प्लीज। प्रशांत जी को अपनी बात प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। जी प्रशांत जी आप पूरी बातें करें आप अपनी। सर भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम से लेकर पूर्व तक समान रूप से विकास करा है, न कि किसी कुछ जिलों का विकास करा है। चाहे पश्चिम में मेरठ एक्सप्रेसवे हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। बुंदेलखंड में भी हमने बाणसागर परियोजना का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री जी ने, 4.5 लाख से अधिक किसानों को वहां पे लाभ हो रहा है। अभी बलरामपुर में सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं, उससे भी 2 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ होने वाला है। आज 30,000 ग्राम पंचायतों में हर घर जल परियोजना के अंतर्गत वाटर सप्लाई हो रहा है। होने वाला है। अरे हुआ ये बताइए, अरे होने वाला है, ये होने वाला है। बात कर रहा हूँ,
42 लाख लोगों को क्या बात करते हैं भाई, मिला है। होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है। अरे हुआ, ये बताइए, उद्घाटन हो गया है, कि जब भू माफिया परियोजना का उद्घाटन हुआ है। प्रभु है आप, प्रभु है। कॉलेजेस का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया है। 9 अरे भाई बताइए ना, कौन से मेडिकल कॉलेज में आप भर्ती करा रहे हैं किसी उद्घाटन को? हुआ एक भी मेडिकल कॉलेज ऐसा बताइए जिसमें आपने भर्ती करा मरीज? 9 मेडिकल कॉलेजेस का इस समय 32 अरे कहाँ उद्घाटन किया ना, भर्ती कोई मरीज हुआ कि नहीं? पहला मरीज का नाम ही बता दीजिए कि आपने कौन सा मरीज भर्ती किया उसमें, जिसके आगे आप हरे रंग का चार्ट लगा के अभी बना रहे हैं। 17 से पहले केवल 12 मेडिकल कॉलेज थे, आज उत्तर प्रदेश से 32 मेडिकल कॉलेज चले हैं। अरे महाराज, प्रधानमंत्री जी को जरूरत थी, अब उन्हीं का रखे हुए हैं कि वो बोल रहे हैं, तो आप सही बोल रहे हैं। उन्होंने आज तक सही बात बोली है? प्रधानमंत्री जी ने कभी सही बात बोली है? पता नहीं, ये कह रहे हैं 12 मेडिकल कॉलेज थे पूरे उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले, जबकि 2017 से पहले लगभग 45 मेडिकल कॉलेज थे। ये पार्लियामेंट्री रिपोर्ट केवल उद्घाटन किया प्रधानमंत्री जी ने 9 का और 3 12 का, और वो भी कोई भी चालू हालत में नहीं है जिसमें आज की डेट में भी किसी को भर्ती कराया जा सके इमरजेंसी कंडीशन में। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं जिनेंद्र जी कि जो परियोजनाओं की बात हो रही है, जिस लाभ की बात हो रही है, वो होगा, वो भविष्य में कहीं ना कहीं होगा, लेकिन यथार्थ पर नजर नहीं आ रहा है, धरातल पर नजर नहीं आ रहा है। होगा, लेकिन इन्होंने 4.5 साल में क्या किया? पिछले 4.5 साल में जो बन के तैयार हो गया, वर्क कर रहा है। चलिए मेरे ख्याल से बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है इस वक्त आपके पास। कपिल जी आपके पास भी है, सृष्टि जी आपके पास भी है, और जिनेंद्र जी आपके पास भी है। ये इस वक्त अगर देखा जाए तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं। मैं समाजवादी पार्टी से सबसे पहले ये पूछना चाहूंगी, जितनी कमियां आप गिना रहे हैं बीजेपी में, या जितनी कमियों की आप बात कर रहे हैं, प्लीज अभी जिन जिन से पूछूं वो जवाब दें मुझे। और आने वाले वक्त में अगर समाजवादी पार्टी की आप बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी किन किन मुद्दों को लेकर चुनावी बिगुल फूंकने की तैयारी कर रही है? उत्तर प्रदेश की जनता को आप किस तरह से अपनी ओर आकर्षित करेंगे, जरा ये भी बता दें सर। आप किस तरह की तैयारी में? गीतांजलि जी समाजवादी पार्टी जो है वो संपोषणीय विकास करना चाहती है कि एक तरफ हमारा विकास अगर मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़ा हो, तो दूसरे ओर जो है प्रगति के उसमें, आविष्कार के उसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर के उसमें भी हम काम करें। और हमने वो करके 2012 से 17 में दिखाया है, और हमने भौतिक रूप से आंख के सामने चीजें को रखा है। ये नहीं कि हवा में हो वो चाबी चीज जो ये कह रहे हैं अभी करेंगे वो होगा, आपके सामने सारी चीजें। हमने मेडिकल क्षेत्र में आमूल चूल काम किया। अब आपको हम जोड़ाते जाते हैं कि कहां कहां हमने मेडिकल कॉलेज दिए जो चल रहे हैं, जिसमें लोग थोड़ा सा शॉर्ट में बताइएगा, संक्षेप में सर जी। नहीं ठीक है। आप देखिए, हमने लखनऊ के अंदर कैंसर अस्पताल दिया जिसको कि इन्होंने कोविड काल में यूज किया। हमने गोरखपुर के अंदर 500 बेड का जो है बाल चिकित्सा संस्थान मेडिकल कॉलेज के अंदर दिया, जिसको इन्होंने L1, L2, L3 300 बेड ही लगाए और 200 बेड उसके बाद भी नहीं लगाए। हमने गाजियाबाद के अंदर जो है वो देने का काम किया, जिला चिकित्सालय नया बनवा करके देने का काम किया है। पुराना तो चल ही रहा था, उसके अलावा एक नया बनवा करके दिया। जौनपुर के अंदर दिया, बदायूं के अंदर दिया, और आपको बतावें आजमगढ़ के अंदर दिया। इनको तो कुछ दिखाई नहीं देता। इतना सब करने के बाद कपिल जी क्यों जनता ने नकार दिया आपको? आपने अगर इतना सारा काम किया। ये बहुत अच्छा प्रश्न। हाँ बिल्कुल बताइए आप। जी ये बहुत अच्छा प्रश्न। इसलिए हमें इनकार हटा दिया कि 2 कारण थे। मैं एकदम आपके साथ रख दे रहा हूं सामने, जो एकदम स्पष्ट है कि तो ये कि हमारी एंटी इनकम्बेंसी थी, और अच्छा से और अच्छे की उम्मीद होती है, हर सरकार में होती है। दूसरी चीज हम आपको बतावें, जनता को जो इन्होंने भरोसा दिलाया कि हमारी 15 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं है, डबल इंजन की सरकार होगी, चतुर्मुखी विकास करके हम देंगे और हम राम राज्य स्थापित कर देंगे। तो इन्होंने जनता के बीच जो सपने दिखाए, उस सपने में जनता को उलझा लिया। अच्छा, लेकिन अब 5 साल बीत गए, 1 से लेके 212 नंबर का एक भी इनका वादा पूरा नहीं। कोई और आपको लगता है कपिल जी की अब जो जनता है, जिसे बीजेपी ने कहीं ना कहीं बातों में उठा लिया, सपनों में उठा लिया, जैसा आप बता रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश की जनता अब जाग चुकी है और आप उसे जगा पाएंगे? जा चुकी है। अच्छा, क्योंकि 212 नंबर तक के इनके वादे पूरे नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्होंने कोई तो अगर जनता जाग चुकी है कपिल जी, और समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा काम कर चुकी है, और आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी जो है वो बहुत अच्छा काम करेगी, तो फिर आपको गठबंधन की जरूरत क्यों आन पड़ी है सर?
और आप देखिए 25% भ्रष्टाचार और 35% जो है कपीश जी, अगर समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा काम कर चुकी है, 50 ऐसे, अरे कपीश जी अब आप जवाब नहीं देंगे सर, शराब पिला करके अब आपसे पूछ रहे हैं तो अब आप जवाब नहीं देंगे सर, पैसा कमाते हैं। हाँ तो ये तो मैं इनका डेवलपमेंट बता रहा हूँ। हाँ आप सुनिए, अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छा काम किया, और जैसे अभी आपने मैंने सवाल पूछा कि फिर ऐसे जनता ने आपको नकार क्यों दिया, तो उसमें आपने सीधा सीधा वो आरोप भी बीजेपी पर लगा दिया है। बीजेपी पर लगाने के बाद में अब आप कहते हैं कि अब जनता उठ गई है, क्या आप जनता को उठा पाएंगे, जगा पाएंगे एक बार फिर से कि हाँ उठिए और समाजवादी पार्टी की ओर देखिए, और समाजवादी पार्टी ही वो सूरज है जो अब आपके लिए रोशनी देगा? गीतांजलि जी, मैं बहुत स्पष्ट सी बात, और अगर ये स्थिति है तो फिर आपको गठबंधन की जरूरत भी क्यों है सर? फिर तो समाजवादी पार्टी अपने में काफी है, फिर गठबंधन क्यों हो रहा है सर? सुन तो ले, हाँ बिल्कुल, हम आपको उसका भी जवाब देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। आप पहले तो ये समझ लें कि जो चीजें कम से कम आंख से दिख रही है उनको इनकार नहीं किया जा सकता। हम कोई सत्ता में नहीं है कि हमारे पास 5000 रोडवेज की बस लगा देंगे गोरखपुर में लाने के लिए, सरकारी कर्मचारियों को कह देंगे चल के तुम्हें भीड़ का हिस्सा बनना है, सारे शिक्षकों को यही बैठवा देंगे बच्चों के साथ, और राज्य कर्मचारी, शिक्षक कर्मचारी। लेकिन जहां हमारे नेता पहुंच रहे हैं माननीय अखिलेश यादव, आप देख रहे हैं कि नहीं, जन सैलाब स्वतः स्फुटित हो रहा है, और इनके 40 लाख रुपए पीडब्ल्यूडी से लिया जा रहा है, वो लीक कर जा रहा है, आरटीओ से लिया जा रहा है, लीक कर जा रहा है, सारी चीजें सामने आ जा रही है, उसके बाद भी भीड़ इकट्ठा नहीं हो रही। तो ये क्या स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि जनता कहां पर स्वतः स्फुटित हो रही है और कहां पर पकड़ पकड़ के लाया जा रहा है? जिन मास्टरों की परिषदी वालों की आपने वहां ड्यूटी लगा दी और एक गिलास पानी तक नहीं पिलाया, वो आपको वोट देंगे? आप बताइए, ये तो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये तो प्रशांत जी बताएंगे। प्रशांत जी, नहीं, आपके सामने आजमगढ़ में छपा कि नहीं छपा कि इन्होंने 40 लाख रुपया लिया, 5000 बसें इन्होंने कल प्रशांत जी, 1000 बस इन्होंने बिहार से लगा करके और बाकी पूर्वांचल से लगा करके बस मंगवाई थी, उसके बाद भी भीड़ में। अच्छा प्रशांत जी क्या कहेंगे आप? देखिए, ये इस तरह के सब ये वेग बातें करते हैं बिना वजह की। अब ये कहते हैं पेपर में कटिंग दिखा दे। अरे कपीश जी अब रुकिए, कितना कितना वक्त दिया आपको बोलने के लिए मैंने, अब रुकिए ना सर, पानी पी लीजिए थोड़ा सा। प्रशांत जी आप कह रहे पी रहा हूँ। हाँ पीजिए पीजिए। हाँ प्रशांत जी आप जवाब दीजिए सर। अब ये कहते हैं कि हमने जनता को भरमा दिया, उसका भी दोष, अगर जनता ने हमें वोट दिया तो उसका भी गलती जनता की है। अगर आप जनता ने गलती की तो आप 2019 में जनता को क्यों नहीं समझा पाए? अच्छा, 19 में तो आपने सपा बसपा गठबंधन किया था, आप समझा दिए होते, आप 5 सीटों पे थे, 5 पे ही रह गए। अगर आपको लगता है कि आपने काम किया तो उसका परिणाम मिलना चाहिए। उसके बाद ही बाई इलेक्शन हुए, उसमें परिणाम मिलना चाहिए। तो हर चीज को आप बाई इलेक्शन में तो हम जीते हैं, हमने एमएलसी की दोनों सीटें। सृष्टि जी जरा आप भी बता दीजिए, समाजवादी पार्टी से तो मैंने पूछा है, आप भी जरा बता दें क्या गठबंधन की गुंजाइश बन रही है आने वाले वक्त में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में? सृष्टि जी। अंजलि जी, प्रियंका गांधी जी ने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली बोला है कि आगामी चुनाव में कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ेगी, जनता के मुद्दों पे अपनी प्रतिज्ञाओं पे लड़ेगी। अच्छा। और मैं बहुत देर से इनकी बातें सुन रही थी, ये बहुत ज्ञान दे रहे थे कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, विकास के रास्ते पे ले गए। क्यों आज हम हंगर इंडेक्स में बढ़ते, अपनी पोजीशन नीचे जाते जा रहे हैं, हम पॉवर्टी इंडेक्स में नीचे चले जा रहे हैं, हमारे देश की जीडीपी नीचे जा रही है, हमारी इकोनॉमी बर्बाद है, हम डेमोक्रेसी इंडेक्स में एज अ थ्रेट कंट्री आते हैं वहां पे कि हमारी डेमोक्रेसी को खतरा है। दैट इज ऑल स्टैट्स एंड फिगर्स जो मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे मैं प्रवचन नहीं दे रही है ना, जो ये करते आए हैं। ठीक है। और ये सारी जितनी भी चीजें हैं, महिला सुरक्षा हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा की बात हो, हर फेज में तो ये घोटाला करते आए हैं, सब जगह उजागर है। चाहे वो उज्ज्वला योजना का घोटाला हो, चाहे ये डीएचएफएल का हजारों करोड़ का घोटाला हो। अभी चंद दिनों पहले गंगा एक्सप्रेसवे का इन्होंने ठेका दे दिया अडानी को। जो एक्सप्रेसवे अभी बन रहा है उसका ठेका अडानी को 20,000 4 कंपनियों को ठेका दिया। सुन लीजिए, बोल रही हूँ, सुन लीजिए आप, उसके बाद जवाब दीजिएगा। उसमें चौथे सुन लीजिएगा, पहले जवाब दीजिएगा। थोड़ा सुन ले सर, सत्ता में बैठे लोगों को बहुत कुछ सुनना पड़ता है सर। सृष्टि जी पूरी करें आप अपनी बात। मीटिंग में कोई कंपनी आ सकती है, अडानी कोई पाकिस्तान का है क्या? प्रशांत जी देश के बिजनेसमैन, कोई बात नहीं प्रशांत जी, रुकिए जरा। अच्छा सृष्टि जी, सृष्टि जी एक बात मुझे आप बताएं। हाँ सृष्टि जी अब एक बात जरा आप मुझे ये बताएं। आप बता रही हैं तमाम तरह की बातें, आरोप भी, लॉ एंड ऑर्डर की भी बात आपने कर ली, चिकित्सा व्यवस्था की बात कर ली, बेसिक्स की बात कर ली। मेरी बात सुनिए मैम, ये सब बातें आपने कर ली हैं और इतनी सारी कमियां जो हैं सत्ता पक्ष ने आपके हाथ में दे दी हैं। अब आपके पास तो एक बहुत बड़ा मटेरियल हो गया है मैम चुनावी मैदान में उतरने का,
और सत्ता पक्ष को घेरने का। और ये आज एक साथ नहीं हुआ है, धीरे धीरे हुआ है। एक विपक्ष, मजबूत विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस अभी तक क्यों नहीं रही है? पिछली बार के इलेक्शन में हमने देखा कि अपनी जमीन में कहीं कह लीजिए कि अपनी जड़ें तक नहीं देख पाई है कांग्रेस, और काफी वक्त से सूखा जो है कांग्रेस में पड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव में क्या अपने आप को तलाश रही है कांग्रेस, और किस तरह से एक बार फिर से कोशिश कर पाएगी खुद को खड़ा करने की वहां? पहले आई वुड लाइक टू डिफर विद योर ओपिनियन कि एक मजबूत विपक्ष के तौर पे कांग्रेस नहीं खड़ी है। हमारे उत्तर प्रदेश में कोई जनाधार नहीं है, मानते हैं इस बात को। हम 32 साल से उत्तर प्रदेश में सत्ता से बाहर रहे हैं, लेकिन तब भी आप देखें 32 साल से उत्तर प्रदेश ऑल ओवर डेवलपमेंट इंडेक्स में हमेशा नीचे रहा है, पूरे देश में नीचे रहा है। जबकि इस देश ने प्रगति की जब भी यूपीए की सरकार रही है। तभी तो मेरा प्रश्न आपसे है ना कि अगर इतनी सारी कमियां आपके पास में है, आपको पता है कि सत्ता पक्ष की इतनी सारी कमियां हैं, तो उन्हीं कमियों को लेकर आप आगे क्यों नहीं बढ़ पाए? एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में क्यों नहीं रह पाए? मैं तो दोबारा आपसे वही प्रश्न करूंगी मैम जी। गीतांजलि जी, जब भाजपा ने जो सबसे कागज मांगने वाली ये जो सरकार है, जब इनसे बोला गया किसानों की जो शहादत हुई है आपके काले कानून के विरोध में, आप उनको मुआवजा दीजिए, आपने बोला आपके पास डेटा नहीं है। हमने किसानों की जो मांग थी एमएसपी की, जो हम छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी इंप्लीमेंट करते हैं बाय द वे, वो हमने बोला कि हम 2500 रुपए टन के हिसाब से आपको धान की खरीदारी देंगे। हमने एमएसपी पे बात की, हमने उत्तर प्रदेश में बिजली की बात की, सबसे कम दरों पे आपको बिजली देने की बात की, महंगाई कम करने की बात की, गैस सिलेंडर्स की बात की, उत्तर प्रदेश की बेटियों की बात की। तो ये जितने मुद्दे हैं जनता से जुड़े हुए, हम सिर्फ और सिर्फ उन पे फोकस कर रहे हैं। हम नहीं उत्तर प्रदेश में धर्म की राजनीति करना चाहते, हम जाति की राजनीति करना चाहते, हम जनता के मुद्दों की राजनीति करना चाहते हैं। और आप कितनी भी आप हमारी प्रतिज्ञा उठा के देखिए, आज का भी जो मैनिफेस्टो होगा वो पब्लिक रिलेटेड होगा। हम यहाँ नहीं बोलेंगे कि हम मंदिर बनवाएंगे, हम वो करेंगे, क्योंकि हम धर्म और आस्था के नाम पे किसी के बाद खिलवाड़ नहीं करते। मेरा जो धर्म है वो मेरा खुद का है। मैं नहीं चाहूंगी कि प्रशांत मंदिर बनवाना आस्था के साथ खिलवाड़ कहाँ हुआ? सृष्टि जी, खतरे में है। मंदिर बनवाना आस्था के साथ खिलवाड़ कहां से हो गया मैम? अगर मंदिर बनाया जा रहा है तो उसकी आस्था के साथ खिलवाड़ कहां से हो गया? ये जरा मुझे बताएं। देखिए कांग्रेस की सोच है, जो हिंदू विरोधी सोच है। कांग्रेस की सोच ये भारत देश है मैम, ये आस्था से ज्यादा चलता है, ये आस्था से चलता है मैम। और अगर मंदिर बनवाना, चलिए भारत सरकार बनवा रही है मंदिर, चलिए भाजपा की सरकार के कार्यकाल में मंदिर बन रहा है। आप संविधान पढ़े हो कि नहीं भाई प्रशांत? चलिए वक्त चूंकि कम है, मैं माफी चाहूंगी और ज्यादा वक्त आप लोगों को मैं नहीं दे पाऊंगी इस डिबेट में और बने रहने के लिए। आप सभी मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में जुड़े, चर्चा में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। आरोप ऐसे हैं जिनका जवाब एक दिन में, 1 घंटे की डिबेट में नहीं दिया जा सकता। हम उम्मीद करेंगे कि उत्तर प्रदेश की जनता इसका जवाब देगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास प्रोग्राम में कह लीजिए, डिबेट में कह लीजिए, इस वार्ता में, चर्चा में कह लीजिए, इतना ही। मुझे इजाजत दें, नमस्कार।